विवान, तुमने ये फ़ोटो देखी? मैं रख के गई थी तुम्हारी टेबल पर बेटा, विनी ने कहा। तो विवान अनमना सा बोला, माँ, मना तो किया है आपको, अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें। उम्र देख रहे हो अपनी, बालों में चांदी झांकने लगी है, कितना अच्छा कमाते हो, घर गाड़ी नौकर चाकर सब है, अब किसका इंतज़ार है तुम्हें? हमें बताओ, हम उसी के से करा देंगे तुम्हारी शादी। आप प्लीज़ किसी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं कर सकती। अब जब देखो बस शादी के बीन बजाती हैं। विमान झुंझला चुका था, अब विनी रुआसी हो गई रही थी। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, ऐसे बात करते हैं माँ से, जब नहीं रहूँगी तो रोओगे मुझे याद करके। बस अब यही सुनना बाकी था। विमान ने पैर पटकते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसका मूड उखड़ गया था। वो माँ से ऐसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। वो सुनती ही नहीं, हर वक्त उठते बैठते बस केवल शादी का जिक्र। वो अपनी ही धुन में था कि एक कार जो शायद काफ़ी समय से हॉर्न देकर उसे साइड मांग रही थी, उसके बराबर में आकर तेज़ी से ब्रेक मारकर रुकी। उसने चौंक कर देखा तो कुछ गुंडे से लड़के उस गाड़ी में भरे थे। अचानक वो विवान को गाड़ी रोककर कहने लगे, हड़बड़ाते हुए उनसे गाड़ी रोक दी, शीशा खोला और उनसे एक ने विवान को गन पॉइंट पर लिया। आप क्या कर चाहते हैं? वो कपकपाती आवाज़ में बोला, चुपचाप हमारे साथ चलो। वो गुर्राए, पर कहाँ चुप। तेज से चीखते हुए उन्होंने विवान को काबू में कर लिया। विवान को शायद बेहोश हो चुके थे वो। जब उसे होश आया तो वो एक खंडहर में मकान में था, एक कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े थे। पानी पानी, वो बुदबुदाया। होश आ गया इसको, चलो जल्दी करो, इसे मंदिर ले चलते हैं। मंदिर? क्यों? ये कौन लोग हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? विवान का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब एक पुराने सुनसान मंदिर में थे जो बस्ती के बहुत दूर था। वहीं एक दुल्हन के लिबास पहने, लाल लहंगा, गुलाबी चुनरी ओढ़े कोई लड़की खड़ी थी। विवान ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि घूंघट में चेहरा ढका हुआ था, पर लड़की के हाथ पैर बहुत गोरे थे और कोमल भी। लगता था किसी अच्छे घर से है, पर फिलहाल विवान को इस सब में कोई रुचि न थी। वो कोस रहा था कि उस घड़ी में जब वो माँ से गुस्सा होकर घर से निकला था, किस मुसीबत में फंस गया मैं आज। अगर ये यहाँ कोई शादी करा भी रहे हैं तो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो मदद कर दूंगा, चलो बैठो दुल्हन के बराबर में, उसने से एक बोला। विवान को हल्का सा धक्का सा देते हुए, बैठता है या चलाऊं बंदूक? क्रूरता से एक गुंडा बोला। विवान पर कोई चॉइस नहीं थी सिवाय चुपचाप वो करते जाने के अलावा जो वो चाह रहे थे। और सादे से में पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के बीच विवान की शादी उस लड़की से करा दी। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम सारा था। उन गुंडों में से एक लड़का शायद सारा का कोई रिश्तेदार था, जो बाद में विवान से कह रहा था कि तुम दोनों पति पत्नी हो, इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी हर बात मानेगी। विवान गिड़गिड़ाया उठा, आप मुझे ये तो बता दें, आप कौन हैं? मेरी शादी इस तरह क्यों कराई गई है? मैं किसी को जानता भी नहीं यहाँ। वो लड़का शायद हरी नाम था, उसका थोड़ा नरम पड़ा। अब की बार देखो, ये लड़की भी पढ़ी लिखी हुई है, सुंदर है, घरेलू है, तुम्हें खुश रखेगी, पर ये भी कोई तरीका है शादी कराने का? आपको इसका रिश्ता लाना चाहिए था हमारे घर। विवान बोला, ए चुप, ज़्यादा बोलने का नहीं, समझ आया? वो फिर चिल्लाया, कहा ने एक बार इस लड़की को इसकी मामी किसी के हाथ बेच रही थी, मैं भी इसका कोई सगा नहीं, पड़ोसी हूँ, इस पर होते जुल्म देख न पाया। तेरे को जानता हूँ मैं, तू पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, इसके लायक है, तू भी तो कर सकते थे इससे शादी, इतना भला करना चाहते थे तो मुझे क्यों फंसाया? विवान आवेश में बोल गया। हरी ने उसे घूरा, फिर बोला, मैं अनपढ़ गंवार, ये पढ़ी लिखी होशियार लड़की, नूपुर का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी पुलिस दबोच लेगी। आज ही शायद बड़े घर नूपुर की सुहाग रात जेल जाना हो। खी खी कर हंसने लगा।
तू इसे ठीक रखना, तेरी खैर नहीं फिर। अगर इसे कष्ट हुआ समझो मेरे पास टाइम नहीं है, निकलना है। इसके कोडूस मामा मामी को पता लग गया तो परेशानी हो जाएगी। वो सारा के पास आया, ए बहन ले लिफाफा रख ले, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, इसमें क्या है हरी भाई। एक बारीक सी मीठी आवाज़ विवान के कानों में आई, पहली बार कुछ नहीं, इसका घर का पता है, तेरे शादी का प्रमाण पत्र है, बस खुश रहो। इसके उसके सिर पर हाथ रख भारी मन से वो चल दिया। सारा को भी लगा जैसे वो धान फेंकती हुई अपने बाप भाई के घर से विदा हो रही हो। हरी ने उसका हाथ विवान के हाथ में पकड़ा दिया था। पल भर वो घबरा गई, पर फिर किसके उसने वो हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये हाथ के सिवाय अब इस भारी दुनिया में उसका कोई नहीं है सिवाय विवान। थोड़ा असहज हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊँ। ऐसे भी कोई विवाह होता है ना। शक्ल देखी न खानदान का पता, गन पॉइंट पर करा दी गई शादी। शादी नहीं होती, मुझसे इस लड़की का कोई नाता नहीं। वो मन ही मन सोचता, अगले ही क्षण उसे अपने फेरे लिए ध्यान आ जाते। ओह, मेरी इससे बाकायदा अग्नि के चारों चक्कर लगा विवाह हुआ है, मेरी धर्मपत्नी है, अब क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। सब कहेंगे लव मैरिज है, इसीलिए आनाकानी कर रहा था इतने दिनों से। माँ को क्या समझाऊंगा, वो मानेगी मेरी बात। फिर इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्यों ये मुसीबत मोल लूँ, अजीब आफत है। वो भुनभुनाया। जब भी वो बड़बड़ाता उस लड़की को पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो जाती। लाल जोड़े में सजी वो उसके साथ सड़क पर घिसड़ रही थी। सारा के मन में एक बार आया कि वह घूंघट हटा के उसे मुंह तो देख लूं कि कैसे दिखते हैं, पर वो झिझक गई और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचें, बड़ी बेसहाय है। वैसे ही जबरदस्ती की शादी कहीं स्वीकार न कर पा रहे हों। जब इसका मन करेगा तब देख लेंगे दोनों एक दूसरे को। आखिर कितनी दूर सड़क पर चलेंगे, कोई तांगा रिक्शा तो मिलेगा ना। वो मन ही मन सोचती, कैसे बड़े आदमी हैं, यही से कैब भी तो बुक कर सकते थे। तभी विमान बड़बड़ाया, मेरा फ़ोन भी गाड़ी में छूट गया। नहीं, वो किसी से हेल्प ले लेता। अजीब मुसीबत है, हाथ तो मेरा ऐसे पकड़ी है जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो इससे। दर्द करने लगा मेरा हाथ। उसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा, वो पकड़ पे जरा ढील नहीं थी। 2 मिनट रुको, मैं पीसीओ से कॉल करके आता हूँ अभी। पहली बार वो कुछ बोला तो सारा ने उसका हाथ ढीला कर दिया। उसके जान में जान आई। वो तरह से निकल कर दौड़ा पास के टेलीफोन बूथ पर। वहीं एक टैक्सी जा रही थी, उसने हाथ हिलाया और टैक्सी रुक गई। 1 मिनट को वो झिझका, फिर सिर झटक कर बैठ गया। वो लड़की उसकी आंखों से ओझल होने लगी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। उधर सारा बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। सारा दिल घबराने लगा था। अब कहाँ चले गए, इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें, ठीक तो है ना वो, कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ के। उसका जी धक रहा रहा था, नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकता, वो तेरा सगा लगता है। सारा ने मन से अंदर से आवाज़ आई, उन्होंने मेरे संग अग्नि के सामने फेरे लिए हैं, वो तो ज़बरदस्ती के थे न, वो क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे। सारा का मन ही मन में युद्ध चले जा रहा था। अचानक एक भिखारी उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो ललचाया सा उसकी महंगी साड़ी और जोड़े उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और चमक थी, जिसे देखकर सारा डर गई। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली। फिर एकदम उसे ध्यान आया कि चलते हुए हरी भाई ने एक लिफाफा दिया था उसे, जिसमें उसके दूल्हे के घर का पता फ़ोन बता रहे थे। वो शायद उम्मीद की एक किरण उसके दिमाग में कौंधी। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें से एक चमकदार नए नोट थे। उसमें एक पत्र भी था जिसमें पति के संबंधी जानकारी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब शायद वो उस तक पहुंच सकती थी। तभी उस भिखारी ने उसके हाथ से झपटा मारा और रुपए और लिफाफा लेकर चंपत हो गया।
सारा को तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। वो अभी पूरा खत पढ़ भी नहीं पाई थी कि एड्रेस के नाम को कैसे पता लगाऊं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चकरा कर वहीं गिर गई। जब सारा को होश आया तो ऑटो वाला उसके पास खड़ा था। क्या हुआ बहन, तुम बेहोश कैसे हो गई? सारा उसे देखकर डर गई, रोने लगी थी वो। उस अपनी बदकिस्मती पर क्यों रो रही हो बहन? तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ दूँ। इस दुल्हन के लिबास में क्यों हो तुम? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सारा फूट फूट के रोने लगी। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। शादी के दिन ही ऑटो वाले आंखें फोड़ के देखने लगा। कौन आदमी ऐसा होगा जो इस अप्सरा जैसी दुल्हन को छोड़ेगा? सारा अपनी निगाहों से डर गई। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बोला, नहीं, मैं रेलवे स्टेशन जाना चाहती हूँ। आप छोड़ देंगे मुझे, पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेबसी से बोली वो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ जाओगी बहन? मुझ गरीब भाई के साथ चलो। वो रूखा सूखा मैं खाता हूँ, तुम्हें भी खाना। सारा की आंखों में डर, अविश्वास और संदेह था, पर वो मना न कर सकी। एक बहुत छोटी सी बस्ती में वो ऑटो वाले का घर था। उसकी पत्नी ने अपने पति को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो चौंक गई। ये दुल्हन के वेश में कौन है? अब सवारियों को घर भी लाने लगे तुम? उन्होंने प्यार किया पति से। वो उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाकर सुनकर, भगवान, बहुत दुखियारी दिखती है ये। आज ये शादी हुई और इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। किसी अच्छे घर की दिखती है। इसका पैसा पत्र जिसमें उसका नाम पता था वो भी कोई चोर छीन कर भाग गया। कुछ दिन शरण दे देते हैं, फिर सुराग मिल गया। इस पति का चली जाएगी यहाँ से। किरण को ये बात सही लगी। अपने पति सोहन से बोली, कोई बात नहीं, हम भले ही ऑटो चला कर पेट पालते हैं, गरीब हों, लेकिन इस बड़े लोगों की तरह संदिल नहीं है। आज भी घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। आप निश्चित रहो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। सारा को उसने कपड़े बदलने को दिए और चाय पिलाई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। सारा को बहुत संकोच हो रहा था कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, पर वो विवश थी। अगले ही दिन उसे किरण से कहा, आप मुझे कोई काम दिलवा दो, मैं घरों की सफाई, बर्तन कुछ भी करूँगी, पर किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। किरण समझती थी उसकी भावना। तुम परेशान न हो, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की दिखती हो। मैं तुम्हें लायक जो भी काम मुनासिब होगा बताऊंगी। अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारा की आंखें छलछला गई उसके प्यार और अपनत्व को देखकर। जहाँ आप प्यार की उम्मीद करते हैं वहाँ आपको प्यार नहीं मिलता, और जहाँ आपकी बदसकुली के लिए तैयार हो उठते हैं वहाँ प्यार का सागर बरस जाता है। इस दुनिया में शायद यही रीत है। दिन बीतने लगे। सारे घर का काम देखती। उसका बना खाना किरण और सोहेल दोनों को बहुत पसंद आता। आसपास के बच्चों को भी वो पढ़ाने लगी थी। सब उसके अच्छे व्यवहार और समझदारी के कायल होने लगे थे। कोई हिसाब किताब कराना हो तो चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखवानी पढ़वानी हो तो सारा की ही पुकार लगती। उस दिन किरण बहुत खुश थी जब उसने सारा को आकर बताया कि तुम्हें मेरी मालकिन सुमित्रा के यहाँ चलना है। उन्हें अपने बच्चे की देख रेख के लिए पढ़ी लिखी नर्स चाहिए। मैं तुम्हारा जिक्र किया और वो तैयार हो गई। सारा दिन के लिए वहीं रहना है। 10,000 तक वो दे देंगी अगर तुम पसंद आई तो। सारा ने भगवान का लाख लाख शुक्र किया और आंखों के सपने सजा के अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अगले दिन सुबह सारा सबसे पहले उठकर तैयार हो गई थी। साधारण से सूट में उस का सौंदर्य खिल कर निखर कर आ रहा था। तुमने नाश्ता खाना सब बना लिया बहन? किरण खुश होकर बोली। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद ही न आई। बार बार यही लगता कि मैं आपके साथ काम पर जा रही हूँ। वो लजा के बोली, चलो अब चलते हैं, मालकिन इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर में वो दोनों ने इस शानदार कोठी के सामने खड़ी थी। किरण ने बताया कि उसकी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीचे सुमित्रा मालकिन है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी देवरानी रहती है। बड़े भले लोग हैं। सुमित्रा जी ने सारा
को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुनैना, सारा ने कहा तो किरण की आंखों में आश्चर्य के भाव तौर पर रह गए। आंखों ही आंखों में उसने चुप रहने का इशारा किया। सुनैना, किरण नाम बता रही थी कि तुम पढ़ी लिखी हो। जी, ग्रेजुएशन किया है। गुड, फिर कोई अच्छी सर्विस क्यों नहीं करती? आंख झुकाई थी। फिर किरण के रिश्तेदार हो, गांव से आई हो? वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली, देखो हमारी बहू के 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा काम करोगी तो काम की तनख्वाह बढ़ा देंगे। सुमित्रा जी बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी किरण, और वो एक साथ बोलकर अपना सामान ले आना। सामने वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए है, इशारा करते हुए बोली। उस दिन सारा को खुशी का ठिकाना न था। किरण ने उससे अलग होते ही पूछा, अपना नाम दूसरा क्यों बताया तुमने, जिससे मेरी पहचान छिपी रहे? आज भी उसे अपनी मामी का डर था मन में। बहुत जल्दी ही सुनैना ने वहाँ सब का दिल जीत लिया। वो उनके दिल में अच्छे कपड़े पहनती और बहुत सुंदर दिखती। काम का नाम पर वो बच्चों के संग खेलती, उन्हें पढ़ाती, उनके संग अंग्रेजी में बात करती। सुमित्रा जी आश्चर्य में पड़ जाती। किसी भी दृष्टिकोण से ये गरीब घर की लड़की नहीं लगती। शायद कोई वक्त की मारी है। जब भी वो अपने कुछ पूछना चाहती तो टाल जाती। सुमित्रा जी की देवरानी विवी एक दिन आप उनके पास आई। सुनैना को देखकर दंग रह गई। इतनी प्यारी लड़की है, इसकी बोलचाल रूप रंग बता रहा है कि यह कोई बड़े घर संबंध रखती है। वो खुद बहुत परेशान थी कि मेड के लिए उन्होंने पूछा, भाभी आपकी इजाज़त हो तो इसे कुछ समय के लिए मेरे पास भी भेज दिया करें। कोई नहीं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो ऊपर का काम कर आएगी। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे उसके। सुमित्रा जी बोली। फिर उसने वीवी के पास भी जाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ही दिनों में उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। उन्हें कोई हेल्पर चाहिए थी। घर में इतनी काबिल समझदार मेड आती है तो बहुत बाहर से क्यों बुलाए। एक दिन उन्होंने सुनैना को अपने बेटे विवान के कमरे में चाय देकर आने को कहा। चाय ले लीजिए सर, उसने कहा तो विवान जैसे कोई पहचानी सी आवाज़ कान में आई। उसने चौंक कर देखा, पर यह कोई नई मेड आई थी घर में, और पल भर में उसे देखता रह गया। कितना आकर्षण था इस लड़की में। बड़ी बड़ी हिरनी सी डरी हुई आंखें, गुलाबी होठ, गोरा रंग, काली नागिन सी लहराती चोटी। सुनैना उसके ऐसे देखकर घबरा गई। उन्होंने पता नहीं क्यों उसे पहली बार में किसी को घूरना नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, कुछ और लेंगे चाय के साथ? नहीं नहीं, नो थैंक्स। वो बड़बड़ा गया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। विवान भी जिस दिन से अपनी कथाकथित दुल्हन को अकेला छोड़कर भागा था, चैन नहीं पा सका था। हर पल उसके मन में कचोट उठती थी कि उसका क्या होगा। वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता था उसके बारे में। उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की दोबारा, पर वो कहीं न मिली। वो किसी को बता भी तो नहीं सकता था इस बारे में, और बताता भी तो क्या, कि मेरा अपहरण करा के कहीं गुंडों ने शादी करा दी, या ये कि मैं अपनी नवविवाहित को सड़क पर अकेला छोड़कर भाग आया हूँ। अब भी किसी दिन रात को सोते सोते उसे दिखता कि वो दुल्हन बनी लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही है, मुझे अकेला न छोड़े। सपने में वो कोशिश करता कि उसकी शक्ल देख ले। वो कोशिश करता कि इतने में ही उसका सपना टूट जाता। अब उसे लगता था काश उसने उसकी शक्ल देख ली होती एक बार। नाम तो शायद सारा था उसका। उसके भाई हरी ने यही नाम लिया था। विवान से कहाँ ढूंढ रहे उसे? वो भी तो पढ़ी लिखी है, यही बता रहा था उसका मुंह बोला भाई। कुछ प्रयास तो वो नहीं कर लेती? लेकिन मेरा नाम, पता, शक्ल, सूरत नहीं देखी थी बेचारी ने, क्या पता करेगी? फिर वो खुद पर ही गुस्सा होता, मुझे क्यों वो इतना याद आती है? मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़े ही कहा था मुझसे शादी करो। कई बार विवान को लगता कि ये घटना उसे पागल ही न कर दे। एक तरफ माँ का प्रेशर शादी करने का,
और दूसरी तरफ उस लड़की की अंतहीन यादें। अचानक उसे ऊंची आवाज आई। उन दोनों चीज़ों के बीच में से आवाज़, अचानक इस नई मेड़ का आना, उसके दिल में हलचल मचा देना। ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। उसकी माँ रोज़ नई सुंदर से सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाती, उसे उनमें कोई रुचि नहीं थी। जिससे तकदीर ने ज़बरदस्ती जोड़ा था, उसे छोड़ आया और मर्जी से अब वो याद आके सताती है। और आज पहली बार किसी लड़की को, वो एक साधारण सी मेड़ को देखकर ये दिल में घंटियां बज रही थी। ये ज़िंदगी भी संग में क्या-क्या खेलना चाह रही है, वो सोच में पड़ गया। उस दिन सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी। दूर-दूर से मेहमान आ रहे थे। सुनैना को बिल्कुल भी फुर्सत न थी। दौड़-दौड़ कर सबके नाश्ते पानी सर्व करने में जुटी थी। आज विवान के बर्थडे था। सुबह घर में हवन था। विवी, सुनैना सारी सामग्री ला के दे दे पंडित जी को। हाँ माँ जी, सुनैना मेहमानों को शरबत दो। सुनैना जाओ बाहर सामान उतरवाओ। हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम, सुनैना, और वो भी फिरकी की तरह घूम के सारे काम करती रही। शाम को विवी ने उससे प्यार से कहा, लो ड्रेस पहनकर अब तैयार हो जा, पार्टी शुरू होने वाली है। सुनैना को वो ड्रेस बहुत सुंदर लगी। उसे पहनकर उसका सौंदर्य और निखर गया। आज उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह काम वाली है। विवा के दोस्तों को पूरा ग्रुप आ चुका था। अब हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में विवान के पापा के दोस्त अपने परिवार सहित पहुंचे। उनकी पत्नी की बेटी निशा आते ही सब में मिलने लगी। सुनैना को लग गया था कि ये लोग बहुत करीबी हैं। पता नहीं क्यों उसे निशा का विवान से इतने करीब आना अखर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो कौन होती है यह सोचने वाली कि दिल पर किसी का जोर नहीं। उसे किसी की चीज़ में अब मज़ा नहीं आ रहा था। दिल में कहीं गहरे में एक इच्छा थी कि विवान उसे देखे और उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ न होता देख उसे बेचैनी हो गई। जब उसने बिल्कुल सहन न हुआ तो वह हटकर कमरे में आ गई। अचानक किसी काम से भी ने बुलाया उसे और विवान के आए गिफ्ट उसके कमरे में रख आने को बोला। कोई बहुत महंगा गिफ्ट था, शायद किसी खास ने दिया होगा। वो चुपचाप विवान के कमरे में चल दी। उसकी राइटिंग टेबल पर कुछ किताबें, डायरी पड़ी थी। उसे उत्सुकता से देखने लगी। विवान ने सही, उसकी चीज़ें ही सही, कुछ देर उसे जलते दिल में सुकून मिल। शायद ये क्या है, कोई डायरी गिरी हुई थी। वह उसे उठाकर रखने लगी। इंग्लिश में सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा था। विवान की डायरी में उसने पढ़ना शुरू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डायरी थी। कैसे वो शादी के लिए न कहता और उसकी ममैनविनी उसे मनाती। क्या विवान की शादी हो चुकी है? यह क्या लिखा है? जो जम सी रह गई वही। ये क्या लिखा है? ये क्या वो ही विवान है? क्या मेरे ही साथ इनकी शादी हुई थी? ओह! पल भर में वो खुशी से झूम गई और फिर सोच में पड़ गई, मैं कैसे बताऊंगी? मेरा विश्वास कौन करेगा? मुझ पे क्या प्रूफ है? मैंने तो नाम तक गलत बताया था। अब मैं क्या करूं? तभी विवी ने आवाज़ लगाई और वो नीचे आ गई। इस वक्त सारा का दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था। वो विवान को कैसे समझाए कि वो ही उसकी पत्नी है। आखिर इतने दिनों से वो उसे ही तो तलाश रही थी। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास वो लाल जोड़ा रखा है, शायद उससे वो उसे पहचान सके। उस दिन के बाद से रोज अब उसका ये ही उद्देश्य रहता कि विवान एक बार ये सच्चाई बता सके। उसकी निगाहों में उसके लिए पसंद के भाव वो नोटिस कर चुकी थी। वो खुद जानती थी कि आज उस के मम्मी पापा जीवित होते तो उसके लिए ये मिनटों का काम था। पर अब वो किसकी सहायता ले अपने प्यार को और पति को हासिल करने में? यही सोच कर वो परेशान रहती। कितनी बार वो उस जोड़े को पहनती, कल्पनाओं में विमान के से बताती उस दिन की बातें, पर हकीकत में ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाती। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल गया। एक दिन विवान को बुखार था। सारा घर कहीं फंक्शन में गया था। वो विवान को घर में थी और वो पहुंच गई। उस लाल जोड़े को पहनकर विवान के कमरे में
विवान के कमरे में आज आई, पानी प्लीज़। सारा ने झट से उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। ये तुम्हें क्या हुआ सुनैना, तुम्हारी शादी है आज? वो विस्मित नेत्रों से उसकी ओर देख रहा था। मुझे गौर से देखो विवान, सारा ने अपनी आंखों में झांकते हुए उसके करीब आकर कहा। तुम बेशक बहुत सुंदर हो, पर मुझे क्या चाहती हो सुनैना? मैं सुनैना नहीं, सारा हूँ विवान बाबू, वो थरथराती आवाज़ में बोली। सारा? कौन सारा? वो ध्यान से उसके लहंगे को देखने लगा। कहीं ये वो तो नहीं? अचानक उसका दिल उछल कर उसके हाथ में आने को हुआ। विवान ने एकटक देखने लगा, जिससे आप की शादी कराई गई थी कुछ माह पहले। सारा बोली। लेकिन तुम तो अब कुछ न कहीं। सारा उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई, अपना नरम हथेलियों से उसके होठों पे बंद कर दिया। उसने विवान को सारा की सांसें आपस में टकराने लगी। उसने धीरे से सारा की आंखों में झांका तो उसे सच्चाई नजर आने लगी। विवान ने उसे अपना पास बिठा लिया और बोला, अब तुम सारी बात बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? सारा बोलती गई और वो सुनता गया। सारा के पेरेंट्स बहुत ऊंचे खानदान के, उसके पापा ब्रिगेडियर रावत सर के चर्च में अपने काम के ताऊजी के मुंह से सुने थे। सारा बताती गई कि एक दुर्घटना में मम्मी पापा का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर उसके मामा मामी उसे ले आए। पैसों के लालच में उन्होंने उसको बेच देना चाहा। हरी पड़ोस में रहने वाला एक आवारा किस्म का लड़का था, जो किसी भावना वशीभूत होकर उसे बहन मान बैठा। उसने उसे वहाँ से मुक्त करने के लिए यह प्लान बनाया था। विवान ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह घबराए नहीं, वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगा। इतने में वीवी कमरे में आ गई। उन दोनों को इस हालात में देखकर उसका दिमाग घूम गया। आप कैसे आ गई? दरवाज़ा तो लॉक था मम्मा, पर दूसरी चाबी रहती है। विवान जानता था मैं कैसे आ गई। तुम यहाँ कौन सी रासलीला रचा रही थी मेरे बेटे के साथ? बेशर्म लड़की शादी के जोड़े में उसे रिझा रही थी। माँ, ये ऐसी नहीं है, विवान ने कहना चाहा, पर विवी दहाड़ने लगी। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में निपट लूँगी। अभी इस धोखेबाज को घर से निकाल दूँ। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या कहे, कैसे बताए कि वो कौन है। वो असहाय सी विवान को देखने लगी, पर इस समय विवी बहुत गुस्से में थी, कुछ भी सुनने को स्तंभ सी नहीं थी। शायद दोनों ने भी इसी में खैर समझी कि चुप रहा जाए, फिर समझा देंगे, लेकिन फिर जिद पर अड़ी थी और सुन नैना को ये घर से खाली करना ही पड़ेगा। विवान ने पहली बार माँ से कहा, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? कम से कम आज रात इसे यहाँ रहने दें, कल ये यहाँ से चली जाएगी। सारा को झटका लगा कि विवान ने ये कह रहा है, मतलब कि कोई भी हेल्प नहीं करेगा मेरी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर विवान के प्यार से अपनी माँ को अपने पास बिठाया। माँ, कोई 2 महीने से ये काम कर रही है ना, यहाँ आपको कोई शिकायत का मौका दिया उसने? तो उसकी हिमायत करने लगा। वाह भाई वाह, जादूगरनी है ये लड़की तो, बीवी बोली। प्लीज़ माँ, बिना पूरी बात सुने कोई प्रतिक्रिया ना दें। आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मेरी बात पूरी सुनिए। बोलो जल्दी। बीवी कुछ नर्म पड़ी। देखो मेरी ये डायरी पढ़ो। आप जानती हैं मैं रेगुलर डायरी लिखता हूँ। अब आपको दिखाने में आज ही तो नहीं लिख ही ली मैंने। बीवी एक सांस में अपनी डायरी को वो पन्ने पढ़ गया। ये सब क्या है विमान? वो आश्चर्य भर गई। यही सच है माँ, तो तुम दोनों पहले से ही जानते थे एक दूसरे को? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे इतने दिनों से। बीवी सिर पकड़कर रह गई। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे आज अभी सारा ने सब बताया। अब ये सारा कौन है? बीवी बोली, मतलब सुनैना ने। इसका असली नाम सारा है। वो बोला, बेटा मैंने धूप ये बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तू क्यों नहीं कह देता कि तू इस रोग के जाल में बुरी तरह फंस चुका है? कहकर बीवी रोने को हो आई। उफ माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। ठीक है, अगर आपको वो
फ्रॉड लगती है तो निकाल दीजिए कल घर से, लेकिन साथ ही आपका बेटा भी खो देंगी। धमकी दे रहा है अपनी माँ को, तू भी चला जाएगा उसके साथ। नहीं माँ, मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा, वो मेरी पत्नी है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा था। फिर इसका घर परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। वो अलग बात है कि इसके सगे लोगों ने ही इसके साथ धोखा किया है, और अब हम भी वो सब रात सब पर भारी पड़ी थी। सारा रो रही थी कि कल ये घर, उसका अपना घर, ससुराल छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाएगी अब। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया, क्यों नहीं समझ रही। साधारण सी बात। वैसे तो क्लब में जाकर स्पीच देती है, कितनी अनाथ लड़कियों को कन्यादान भी करती है। आज अपनी ही बहू को स्वीकारने में झिझक कैसी है, और एक तरफ खुद ही विवी थी। क्या करूं, लग तो रहा है विवाह, और सारा सही कह रही है। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की इन्होंने जिसे उस पर शक हो। सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की भी है, और क्या चाहिए मुझे। अगली सुबह सारा एक बैग में 3-4 जोड़ी कपड़े डालकर विवी के कमरे में पहुंची। उसकी आंखें सूज कर लाल हो रही थी, लगता था पूरी रात रोई थी। धीरे से बोली, जा रही हूँ माँ, हो सके तो माफ़ कर देना। आप कहाँ जाओगी, वो कड़क आवाज में बोली। जहाँ किस्मत ले जाएगी, वो खोई सी बोली। किस्मत तो ले आई है ना तुम्हें, तुम्हारे घर, तुम्हारे अपने घर। क्या? सारा चौंक कर उन्हें देखा। बीवी ने अपनी बाहें फैला दी और सारा को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। और कहीं नहीं जाना बेटा, कब से इस घर को सिर्फ तेरा इंतजार था। मेरे विवान को संभाल ले अब। उतने में विवान आकर कहता है, थैंक यू माँ, आप मुझे समझने के लिए। और फिर तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी।